हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल IQ 120 प्लस में। तो दोस्तों, आज का जो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का पेपर था 11th क्लास को, तो उस पेपर का जो यहाँ पे आंसर है, पूरे का पूरा पेपर यहाँ पे हम देखेंगे। उसके आंसर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे पेपर कैसा था, लेवल उसका क्या था। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये पहला और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था, ये सेम यहाँ पे प्रीवियस ये पेपर से उठाया था। पिछले पेपर जो हमने डिस्कस किया था उसी पेपर से ये दो क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने डाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आज का पेपर था। ये किसी ने मुझे यहाँ पे, किसी कैंडिडेट्स ने मुझे यहाँ पे भेजा था व्हाट्सएप पे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेपर था। एंड उसके बाद यहाँ पे पेपर जो था ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा पेपर था। इसकी लेवल ना इतनी ज़्यादा टफ थी, ना इतनी ज़्यादा हम इसको लो कह सकते हैं। आप अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा तब इसके यहाँ पे अच्छे तरीके से आप आंसर कर सकते थे, ठीक है। एंड ये यहाँ पे टोटल 21 क्वेश्चन थे इसमें। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसके आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे इसके आंसर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस पेपर को। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्लास 11th है और जो ये एग्ज़ाम है ये आज का एग्ज़ाम था, यानी आज ये पेपर। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो है ए सेक्शन, ठीक है। सेक्शन ए में अगर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। जब यहाँ पे इंडिया को आज़ादी मिली उसके बाद जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ये है लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट वाइसराय और पहला गवर्नर जनरल जो है ये है यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसकी यहाँ पे मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी लाई है। ये आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने यहाँ पे ये किस तरह से यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ 1947। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनका यहाँ पे जो टाइम पीरियड था ये 1948 तक रहा। एंड उसके बाद यहाँ पे सी गोपालाचार्य बिकम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद बने थे इंडियन जो थे वो सी गोपालाचार्य थे, ठीक है। एंड उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कंटेन इन। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो ऑप्शन है ये यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी पिछले पेपर में भी आया था। यहाँ पे अगर जो पेपर हमने डिस्कस किया था उसकी वीडियो भी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप देखो, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया था। इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, ये भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 25 से 28 है, पार्ट बी। उसके बाद जो तीसरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था ये था हु वाज कॉल्ड द पॉलिटिकल साइंस ए मास्टर साइंस, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था एरिस्टोटल ने। तो आप जानते हो एरिस्टोटल कौन है, एरिस्टोटल के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपके लिए दी है, आपकी जानकारी के लिए। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर था जो यहाँ पे एरिस्टोटल, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पॉलिटिक्स इज़ ए स्टडी ऑफ क्लास स्ट्रगल वाज सेड बाय। ये किसने कहा था, जो पॉलिटिक्स है ये स्टडी है क्लास स्ट्रगल की। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर है ये है कार्ल मार्क्स। जो यहाँ पे पार्ट डी था इसका राइट आंसर। और यहाँ पे इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, ये भी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन है फ्रीडम फ्रॉम द फेयर ऑफ हंगर इज़ कॉल्ड। तो इसको यहाँ पे हम कहेंगे इकोनॉमिक इक्वलिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा पार्ट बी इकोनॉमिक इक्वलिटी। एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए यहाँ पे है, आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपका पेपर आज का अच्छा गया होगा, ठीक है। उसके बाद है द इक्वल एक्सेस ऑफ एवरीवन इज़ द होल ऑफ ऑल देयर जॉब्स इज सेड बाय। ये किसने कहा था, तो ये कहा था TH ग्रीन ने, ठीक है। TH ग्रीन ने ये कहा था, ये कोट जो थी ये TH ग्रीन की थी, ठीक है। एंड TH ग्रीन जो थे ये एक ब्रिटिश फिलासफर थे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हल्का सा जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसके रिगार्डिंग दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड एवरी डे आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आएगा पार्ट बी स्टेट, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने है, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे है नेशन कॉन्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे इसका आएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका राइट आंसर है। एंड एक्सप्लेनेशन भी इसकी यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे को एग्जिस्टेंस इज़ नेसेसरी फॉर। तो यहाँ पे इसका आंसर भी यहाँ पे पार्ट डी आएगा
ऑल ऑफ दीज, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप दी गई है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सेल्फ डिटरमाइनेशन वाज मेड पॉपुलर आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर बाय, तो ये किसने किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं वुड रो वेल्सन ने यहाँ पे किया है। इसका राइट आंसर यही आने वाला है, पार्ट सी, ठीक। पार्ट यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है पार्ट सी है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये जो इनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये 28 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थे, तो ये यहाँ पे दी गई है एक्सप्लेनेशन। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 से 2 लाइन में आपको यहाँ पे ये आंसर देने थे, ठीक है। सबसे पहले राइट एनी 2 साउंड्स मेरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके यहाँ पे 2 आपको यहाँ पे मेरिट्स दिखाने थे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रोवाइड्स a framework for governance. A constitution outline the structure, power and functions of government, ensuring that it operate within defined limits. तो इसका यहाँ पे एक मेरिट्स ये था और दूसरा था प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, एंड इसका ये यहाँ पे है सेकंड यहाँ पे पार्ट, ठीक है। एंड उसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द मीनिंग ऑफ राइट्स। तो राइट्स का यहाँ पे आपको मीनिंग बताना था, इसमें यहाँ पे ये दिया गया है मीनिंग, आप देख सकते हैं राइट्स आर लीगल, सोशल और एथिकल प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर फंडामेंटल नॉर्म्स दैट अलाउ इंडिविजुअल टू एक्ट फ्रीली एंड क्लेम सर्टन प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था वो था फंडामेंटल राइट के बारे में। यहाँ पे फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल कैसे हैं, तो इसको यहाँ पे ब्रीफ आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट हैं ये जस्टिसेबल हैं क्योंकि यहाँ पे अगर ये वायलेट होते हैं, ठीक है, तो जो जुडिशरी है ये यहाँ पे इन्फोर्स करेगी फंडामेंटल राइट को, ठीक है। अगर किसी बंदे के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है इनको लेने के लिए, ठीक है। तो ये जस्टिसेबल हैं, इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन थी। एंड यहाँ पे है सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछा था डिस्क्राइब द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर आपको यहाँ पे दिखाने थे। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है इसकी एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ की ऑफिशियल, जो की ऑफिसर हैं इनको अपॉइंट करता है। जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको भी यहाँ पे इनकी भी अपॉइंटमेंट यही करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। एंड उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है ये है यहाँ पे कमांडर इन चीफ। तो यहाँ पे द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है डिप्लोमेटिक पावर भी इनके पास है। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडियन इंटरनेशनल अफेयर्स, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर जो 4 है ये है यहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इनके, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं ये थे यहाँ पे जो पावर थे किसके, यहाँ पे प्रेसिडेंट के, ठीक है। प्रेसिडेंट के जो इंपॉर्टेंट पावर एग्जीक्यूटिव पावर पूछे गए थे वो यहाँ पे ये हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्मड इन स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरह बनती है। तो इसमें यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट इज़ फॉर्मड बाय चीफ मिनिस्टर। तो इसको कौन बनाता है, चीफ मिनिस्टर, हु इज़ अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द गवर्नर फॉर्मली अपॉइंटेड देम। तो गवर्नर जो है फॉर्मली उनको अपॉइंट करता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इसका आंसर इस तरह से आपको लिखना था। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसके बारे में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें यहाँ पे आपको बताना था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। यहाँ पे है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया रेफर टू द गवर्नेंस ऑफ लोकल एरियाज। यहाँ पे विलेज, टाउन, यहाँ पे लोकल लेवल पे जो सिटीज़ होती हैं तो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो पंचायत होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं अर्बन लेवल पे, ठीक है। एंड रूरल लेवल पे आप देख सकते हो पंचायत होती हैं। तो दीज बॉडीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। इसका यहाँ पे आंसर इस तरह से आपको लिखना था।
एंड क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू है, इसके बारे में ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे आज पूछा गया था आज के जो पेपर में। तो इसका आंसर आपको इस तरह लिखना था, जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ जुडिशरी टू एग्जामाइन एंड इनवैलिडेट लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट आर inconsistent with the constitution. It ensures that the government operate within the constitution framework and protect the right of citizen। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जो यहाँ पे फंडामेंटल चीज़ें हैं जो बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको यहाँ पे उसको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट करेगा तो जुडिशियल रिव्यू में आ जाएगा, जुडिशरी उस पर रिव्यू करेगी। तो ये यहाँ पे यही आपको लिखना था, ठीक है। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्कस द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स यहाँ पे लिबर्टी के आपको लिखने हैं, आज़ादी के यहाँ पे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको बताना था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, व्हाट आर द एसेंशियल फ्यूचर ऑफ राइट्स। तो यहाँ पे जो राइट्स है इसके यहाँ पे एसेंशियल फ्यूचर आपको बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राइट होता है ये यूनिवर्सल होता है, राइट्स अप्लाई टू द ऑल इंडिविजुअल इक्वली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं राइट कैन नॉट बी टेकन अवे और ट्रांसफ़र, ठीक है। इसको यहाँ पे हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। राइट आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्सड बाय लॉ। तो यहाँ पे जो लॉ होता है इसके थ्रू भी राइट्स को यहाँ पे इन्फोर्स किया जाता है, ठीक है। एंड राइट आर सब्जेक्टेड टू रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे राइट्स के कुछ फ्यूचर थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से लिखने थे। उसके बाद क्वेश्चन 17 था, डिस्कस एनी 4 एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सिटीज़न। तो एक अच्छे सिटीज़न की 4 क्वालिटीज़ यहाँ पे देनी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे पहले यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए गुड सिटीज़न फुलफिल देयर ड्यूटीज़ एंड ओब्लिगेशंस टुवर्ड द सोसाइटी एंड स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर लॉ, तो जो कानून है उसके लिए यहाँ पे रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ए गुड सिटीज़न एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस सच एज वोटिंग एंड कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे टॉलरेंस है, ए गुड सिटीजन्स रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड प्रमोट हारमोनी इन ए मल्टीकल्चर सोसाइटी। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपको यहाँ पे लिखने थे आंसर इसके, ठीक है। एंड यहाँ पे सेक्शन डी है, सेक्शन डी में अगर आप देखोगे रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पैसेज को पढ़ोगे जो यहाँ पे दी गई थी तो उसके आंसर यहाँ पे निकल के आते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे 19 है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन पावर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके यहाँ पे आपको पावर और यहाँ पे फंक्शन लिखने थे इलेक्शन कमीशन के, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पावर एंड फंक्शन इनके यहाँ पे आप देख सकते हो, इनका मेन जो मोटिव होता है ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है यहाँ पे कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इनका जो मेन मोटिव है कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है प्रिपेयरिंग एंड अपडेटिंग इलेक्शन इलेक्टोरल रोल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्फोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे रिजॉल्विंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन एंड डिसक्वालीफाइंग कैंडिडेट इफ़ नेसेसरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे फंक्शंस थे इलेक्शन कमीशन के। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू नो ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के बारे में यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना था। तो यहाँ पे अगर हम देखें डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, ये यहाँ पे आपके सामने है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें, डायरेक्ट इलेक्शन, इन डायरेक्ट इलेक्शन वोटर डायरेक्टली elect their representative. For example, member of Lok Sabha and state legislative assembly are elected directly by the people. तो यहाँ पे जो लोकसभा में मेंबर यहाँ पे जिनको इलेक्ट करके लोग भेजते हैं तो उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, ठीक है. एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन में इनडायरेक्ट इलेक्शंस रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द intermediate bodies. For example, the President of India is elected by the Electoral College consisting of member of Parliament and State Legislature. तो इसको हम कहेंगे ये है इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है. क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन था, इसका यहाँ पे आपको
इस तरह से यहाँ पे है ये क्वेश्चन एंड इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म रेफर टू द separation ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट्स, ठीक है। इट इंश्योर दैट द स्टेट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स एंड ट्रीट ऑल रिलीजियस इक्वली, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये था यहाँ पे रिलीजियस के ये यहाँ पे सेक्युलरिज्म के रिलेटेड था। एंड यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस जो है, वाइल सेक्युलरिज्म प्रमोट रिलीजियस टॉलरेंस इट इज़ नॉट द सेम एज टॉलरेंस, ठीक है। सेक्युलरिज्म इज ए ब्रॉड कंसेप्ट दैट इंक्लूड द स्टेट न्यूट्रलिटी इन रिलीजियस मैटर, वेयर एज रिलीजियस टॉलरेंस रेफर टू द एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स बिलीफ इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ये 22 है, ये आर में था, ठीक है। डिस्कस एनी 4 क्रिटिकल फोर्स दैट थ्रेटन द ग्रोथ ऑफ सेक्युलर स्टेट इन इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आएगा कम्युनलिज्म, यहाँ पे कम्युनलिज्म सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिलीजन आएगा दूसरा पॉइंट। फिर आएगा यहाँ पे सोशल इनइक्वलिटी एंड लैक ऑफ एजुकेशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे आपका पेपर था। आई होप यहाँ पे आपने पेपर अच्छा किया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे अगर आपको किसी और पेपर की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे मेरे साथ फ़ोन नंबर है मेरा, व्हाट्सअप नंबर, उस पर यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।